पैसा चंदा चोरी का पैसा है। जिस तरीके से इस हिंदुस्तान को लूटा जा रहा है, मैंने इतिहास के पन्नों में नहीं पढ़ा, मैं इतिहास का स्कॉलर हूं। और जब वेल्थ ऑफ ड्रेन की थियरी दादा भाई नौरोजी ने जब अपनी पुस्तक में दिया था, तो भी इस तरीके से उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान को लूटा था, रेवेन्यू कैसे कोड़े पीट कर लूटे थे। इन नायाब इन क्रिमिनल्स ने, ये क्रिमिनल्स हैं, इसलिए क्रिमिनल्स हैं कि जो इन्होंने टैक्स लगाए हैं, महंगाई अपराध का रूप ले चुकी है, किसी को कुछ नहीं है। और जो लोग ये शिक्षा मित्र, आज भी यकीन मानिए कुछ नहीं मिलने वाला है, आप ना समझिए कि कुछ मिलेगा। ऐसे बेघर तरह झोली लेके जाएंगे। और शिव कुमार जी ने ठीक कहा है, जनता दरबार में शिक्षा मित्र मिलेगा, जो शिक्षा की रोशनी देता है, वो भीख की रोटी मांगते मिलेगा। वो मुख्यमंत्री को इनसे बात करना चाहिए, बुला के मुख्यमंत्री को इनकी झोली में फौरन डालना चाहिए। शिव कुमार जी, आप 27 की बात ना करिए, आज आप चुनाव करवा लीजिए। शिव कुमार जी, मैं पूरे देश को आपके चैनल पर बताने की कोशिश कर रहा हूं, बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। और ये लुटेरे अपने क्षेत्र में जितने 545 लुटेरे, कम से कम 233 तो रैपिस्ट, क्रिमिनल्स और करप्ट हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, इन्होंने अपने हलफनामे में दिया हुआ है। जो 233 जो करप्ट, क्रिमिनल्स, रेपिस्ट हैं, इनको अपने क्षेत्रों में अकेले चुनाव लड़ने दीजिए, कोई किसी के क्षेत्र में ना जाए। ये डकैत जैसे लूट के लिए दूसरे क्षेत्र में ना जाए। इनको बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, आज कराइए, सभी हार जाएंगे। शिव कुमार जी, सभी सीट हार जाएंगे, पक्के तौर पर हार जाएंगे। इतनी नफरत है इनके विरोध में, बिल्कुल इनकी आपके पास जी, राइट, बिल्कुल अभी आऊंगा आपके पास। हमारे साथ विक्रम सिंह भी आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं और सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचते हैं। विक्रम सिंह, लगातार शिक्षा मित्र अनुदेशक बेहद परेशान, कब निकलेगा समाधान, इसमें वो उलझा हुआ है। कब सरकार सुनेगी, कब कोर्ट सुनेगा, कब राह खुलेगी। आखिर बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ये निमितीकरण की डगर बेहद कठिन और दुरूह हो गई है। ये वो कांटों भरे, पत्थर भरी डगर हो गई है, जिस पर चले तो पांव फूट रहे हैं, आगे बढ़े तो पांव में कांटे चुभ रहे हैं। आखिर कहीं से कोई आशा की किरण नहीं दिखती। और संगठन में आज एक शिक्षा मित्र का फोन आया, मैं सुनकर भावुक हो गया। वो रो रहा था, वो कुछ नहीं कह रहा था, रोए जा रहा था। तो मैंने उससे कहा, रोने से कुछ नहीं होगा। पारिवारिक विवाद है, पैसे का उतार चढ़ाव जीवन का संकट है। अगर पैसे से परेशान है जीवन में व्यक्ति, तो क्या करेगा? परेशान है, उसके पास रोने के अलावा और चारा क्या था? वो किससे कहे, कौन उसकी सुनने वाला है? विक्रम सिंह, कैसे कटेगा ये संकट, कैसे निकलेगा समाधान? विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और पूर्वांचल गांधी जी को भी सादर नमस्कार। अभी मैं इनका पोस्ट पढ़ रहा था, बहुत दुखद स्थिति है। इस प्रकार की स्थिति में आदरणीय पूर्वांचल गांधी जी को जिस प्रकार से धमकियां मिल रही है और इन्होंने जिले के कप्तान को सुरक्षा के लिए लिखा है, लेकिन अभी तक सुरक्षा नहीं मिल पाया है। अनुदेशक संगठन मांग करता है कि आदरणीय पूर्वांचल गांधी जी को सुरक्षा की दृष्टि से इनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से जनहित के मुद्दे को आप लगातार उठाते रहते हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र का मामला हो, चाहे अनुदेशक का मामला हो, समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, हमेशा उसकी आवाज को आप उठाते हैं और सच्चाई की बात करते हैं, हमेशा सत्य के साथ खड़े रहते हैं और इसीलिए सत्य को परेशान किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं सत्य कभी पराजित नहीं होता। तो हम इसकी प्रशासन से मांग करते हैं कि आदरणीय पूर्वांचल गांधी जी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अब रही बात सर, कैसे कटेगा, कट कहाँ रहा है सर, किस प्रकार से कटेगा? उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की जो आज स्थिति है, विद्यालय में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक परेशान है, और एक समस्या हो तो उसका बात भी किया जाए। यहाँ तो कई प्रकार की समस्या है। यही आप देखते होंगे कुछ विभागों में कस्तूरबा के विद्यालय हैं जहाँ 14 CL मिलता है, EPF कटता है उनका। यही
जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो भी संविदा पे हैं, उनको भी 14 CL मिलता है, उनका भी EPF कटता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को मात्र 10 CL मिलता है, हमारा EPF नहीं कटता है। यही कस्तूरबा के विद्यालय के जो लोग हैं उनको 11 महीना 29 दिन का मानदेय मिलता है, हमको मात्र 11 महीने का मानदेय मिलता है। यही रोजगार सेवक है, उनको 12 महीने का मानदेय मिलता है। मतलब एक ही देश में कई प्रकार की व्यवस्था लगाकर समझ में नहीं आता है कि क्या लोग बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। यदि आप संविदा की ही बात करते हो तो सारे संविदा कर्मचारियों के लिए एक प्रकार की नियम बनाओ, सभी को एक प्रकार की सुविधा दो। किसी को आप 10 CL दोगे, किसी को 11 CL दोगे, किसी को 14 CL दोगे, किसी का EPF का नहीं काटोगे, किसी का EPF काटोगे। अभी उत्तर प्रदेश में ही रसोईया जो 3.5 लाख रसोईया है उनको आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था हो रही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। हम नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। स्वागत करते हैं, लेकिन उसी विद्यालय में अनुदेशक भी आयुष्मान कार्ड मांग रहा है, उसी विद्यालय में शिक्षा मित्र भी आयुष्मान कार्ड मांग रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार का जो सरकार का दोहरापन है ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। जो भी संविदा के लिए आप व्यवस्था करिए, सबके लिए एक समान नियम बनाइए। यदि 11 महीना 29 दिन उनको दे रहे हैं मानदेय कस्तूरबा के लोगों को, अच्छी बात है। रोजगार सेवकों को आप 12 महीने का दे रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। हम इन चीजों का स्वागत करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को भी तो आपको 12 महीने का मानदेय देना चाहिए। चलिए 12 महीना देने में आपको दिक्कत है तो आप 11 महीना 29 दिन का मानदेय दीजिए, EPF काटवाने की व्यवस्था करिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ नई शिक्षा नीति सरकार लेकर आती है। 29 जुलाई 2020 को इस देश में नई शिक्षा नीति आती है। 4 साल होने जा रहे हैं, 1 महीने के बाद 4 साल हो जाएंगे, लेकिन आज तक नई शिक्षा नीति में जो बातें कही गई है, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के सभी विषयों को मुख्य विषय बनाया गया है। लेकिन और हमें याद है इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने, इस देश के उद्घाटन करने इस देश के प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने कहा था कि हम खेल को और शारीरिक शिक्षा को हमारी सरकार अनिवार्य विषय बना दी है। अनिवार्य विषय बना तो दिया गया, लेकिन मैं पूछना चाहता आज तक कितने विद्यालय में खेल और शारीरिक शिक्षा के अनुदेशक या अध्यापक नियुक्त हुए, और जो अनुदेशक कार्य कर रहे हैं उनको कितना मानदेय आपकी सरकार दे रही है। 7वां वेतन आयोग लागू है जिसका न्यूनतम 18,000 है और बाद में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ाकर 24,000 किया, लेकिन फिर भी आज उत्तर प्रदेश का अनुदेशक मात्र 9,000 में किस प्रकार से जीवन यापन कर रहा है, ये पूछने वाला कोई नहीं, ये देखने वाला नहीं कोई नहीं, किसी को इसकी चिंता नहीं है। और कोई व्यक्ति इसकी चिंता करता है तो उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है। मतलब इस प्रकार की बातें यदि हो रही है लोकतांत्रिक देश में तो आप समझ सकते हैं कि कितना उत्तर प्रदेश का अनुदेशक कितना परेशान है। और ये परेशानी का सबब है अब 25 तारीख से विद्यालय खुलने वाले हैं, ये जून का महीना ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए काल बन जाता है। जनवरी का महीना काल बन जाता है, मात्र 15 दिन का मानदेय मिलता है। जून में 15 दिन का मानदेय नहीं मिलेगा। जून में सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपया मिलेगा। एक तो 9,000, उसमें भी 4500 कम। अब आप बताइए अगले महीना उत्तर प्रदेश का अनुदेशक किस प्रकार से अपने बच्चों का फीस जमा करेगा, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक किस प्रकार से अपने घर में राशन की व्यवस्था करेगा, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक किस प्रकार से अपने घर में गैस की व्यवस्था करेगा, यदि उसके माता पिता बीमार हैं तो किस प्रकार से वो दवा दारू की व्यवस्था करेगा। एक तो 9,000, उसमें भी 4500। आप परेशानियों से और कितनी जिल्लत भरी जिंदगी से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक जूझ रहा है,
लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। हम आपके